सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल 1 पर। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं।
वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम 8। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक
पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। जैसे ही पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने संसद में ये बात कही, विपक्ष ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए सिरे से इसे खारिज कर दिया। बढ़ते तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए रात में पेट्रोल पंप बंद रखने का पेट्रोलियम मंत्री ने प्रस्ताव दिया था, जिस पर वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक की और पेट्रोलियम मंत्री के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद फौरन ही पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया, ये केवल एक सुझाव है और जनता की तरफ से ही इस तरह का सुझाव आया था। अपनी फ्लॉप आइडिया पर बोलते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि लोग ऐसे सुझाव देते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम ऐसा प्रस्ताव लागू करने जा रहे हैं। दिन के बिजी शेड्यूल में अगर आप पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप रात के वक्त भी आराम से पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी कर सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के उस सुझाव को पीएमओ ने खारिज कर दिया है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने की सलाह दी गई थी। पीएम को भेजे गए नोट में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि इस तरह से खर्च में कटौती कर 20 अरब डॉलर तक बचत की जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाह पर पीएमओ और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई, जिसके बाद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के सुर बदल गए। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मेरे द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं दिया गया। मोइली ने सफाई देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की मांग को कम करने के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए पीएमओ को सलाह देने का मतलब प्रस्ताव लाना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक सरकार के पास भरपूर मात्रा में पेट्रोल है, ऐसे में जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मोइली के प्रस्ताव पर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तो यहां तक कह दिया था कि देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसे कम करने के लिए सरकार देश को ही बंद करा दे। सरकार ने जनता को इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि फिलहाल डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी सरकार अपने वादे पर कितनी खरी उतरती है। वन्ना त्यागी की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अब मुद्दा हो गया है पेट्रोल पंप की टाइमिंग को लेकर और लगातार इसी बात को लेकर संसद में आज हंगामा रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही इसी बात को लेकर बाधित भी हुई कई बार और इस वक्त इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जे.आर. शरण, वरिष्ठ पत्रकार, सत्या बहन है कांग्रेस से, कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, अवनी रॉय आरएसपी पार्टी नेता हमारे साथ में जुड़े हैं और श्याम जाजू बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले प्रश्न जे.आर. शरण जी आपसे करना चाहूंगी, टाइमिंग को लेकर अब ये खींचतान और इतनी बढ़ जाए कि संसद में इस पर हंगामा हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, राजनेता वर्ग जो हमारे देश का भी है ना, वो हर चीज पे हल्ला करना जानता है, बस चाहे वो कोई भी पार्टी का हो जी। आप ऐसे भी मुझे बता दीजिए कि किन गांव में या किन लोग, आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह 50 से 60% पेट्रोल पंप 10 बजे के बाद ऐसे भी बंद हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन था, इसे बहुत कष्ट होने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बवाल खड़ा करना, इसलिए दोनों चिल्लाना शुरू कर दिए, पार्लियामेंट नहीं चलना है, आम जनता का पैसा है, इनका टैक्स का पैसा है, उसको लोग बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई तो ये है। बिल्कुल। सत्या बहन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस से नेता, कांग्रेस हमारे साथ में मौजूद हैं। सत्या जी, क्या कहेंगी आप कि ये जो हंगामा हुआ ये महज राजनीति से प्रेरित था? क्या वाकई इतना गंभीर मुद्दा नहीं था जिसके चलते जो कार्रवाई है वो बार बार बाधित हुई, या हंगामा हुआ बाकायदा सदन में? देखिए, ऐसा है कि सदन में हल्ला करने का या सड़क पे हल्ला करने का ये एक तरह से एक फैशन सा बन गया, स्वभाव सा बन गया। इनको कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। और हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने केवल एक विकल्प की तरह जो लोगों से सुझाव आए थे उसके बारे में बताया था, कोई डिसीजन नहीं था, ना कोई फाइनल डिसीजन था, तो उसमें शोर शराबा करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। बिल्कुल। यहाँ आप श्याम जाजू जी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, क्या कहेंगे? इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसके पीछे इतना हंगामा हुआ, क्या कहेंगे आप? अगर इतना बड़ा मुद्दा नहीं था तो पेट्रोलियम मंत्री ने इसकी चर्चा क्यों की?
और उनके ही अर्थ मंत्री ने इसको नामंजूर कर दिया और ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक तो सही बात है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सरकार के काबू में कोई अर्थव्यवस्था बची नहीं है, हर मोर्चे पर सरकार विफल होती जा रही है। और फिर ये पेट्रोल और महंगाई पर कंट्रोल करे तो हम उसका यूज पर कंट्रोल करें, तो हम फिर रात को 8 घंटा वो उसको बंद रखें। ऐसा बंद रखने से उसका यूटिलाइजेशन थोड़ी कम होने वाला है, वो तो नहीं होने वाला। जिसको रात में प्रवास करना है वो दिन में पेट्रोल ले लेगा। तो इस प्रकार के हास्यास्पद विकल्प लाकर अपनी हंसी कर रही है ये सरकार। इनको सही मायने में दूरगामी विचार करके हाउ टू कंट्रोल महंगाई, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हमारा रुपये का जो अवमूल्यन होते जा रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बौखलाहट में इस प्रकार के हास्यास्पद बयान आते हैं और अपनी सरकार के दूसरे उनके सहयोगी मंत्री उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा आती है। अगर ये इतना सीरियस मामला नहीं था तो देश के कैबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री इसकी चर्चा क्यों करते हैं? चर्चा करने के पहले उनके ये ध्यान में नहीं आया क्या कि इस विषय में कोई ताकत नहीं है, आप जिस पर्पज के लिए ये करना चाहते हैं वो पर्पज सर्व नहीं हो सकता। यह हास्यास्पद है कि 8 घंटे बंद करेंगे, 10 घंटे बंद करने से कंट्रोल आ जाएगा। सत्या जी, यहाँ मैं प्रश्न अब आपसे करना चाहूंगी। वाकई अब जब पीएमओ ने इस बात को खारिज कर दिया था तो फिर संसद के पटल पर इस बात की कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मुद्दा जो है वो आया और साफ तौर पर कहना है कि जो जनता है उसने ये जो सुझाव है वो दिए हैं, इस तरह की तमाम बातें रखी गई हैं। लेकिन क्या वाकई जो मुद्दा है, हम दोबारा वही कहेंगे कि जब पीएमओ से खारिज हो गया तो क्या जरूरत थी उसको संसद में आने? देखिए, पीएमओ से खारिज हुआ वो ठीक है, लेकिन जो जनता से सुझाव आते हैं, कोई वैकल्पिक इस तरह का ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें चर्चा करने में कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र है, इसमें क्या बुराई है? और मैं कहती हूँ तिल का ताड़ बनाने का और बिना बात के हल्ला मचाने का ये तो इनको एक आदत सी बन गई है। तो इसमें कोई लेकिन सत्या जी, यहाँ जनता के सुझाव की अगर देकर जी बेतुके तर्क देकर इसको शोर शराबा कर रहे हैं। समस्या ये है कि देश की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से, तुम्हारे पास सुझाव होंगे तो आप दीजिए सुझाव। अगर आपके पास सुझाव है तो आप सुझाव दीजिए। या यशवंत सिन्हा है, वो एक बहुत ही समझ लिए क्या हास्यास्पद वो अपना सुझाव देते हैं कि सरकार को चुनाव में चले जाना चाहिए। अरे चुनाव में चले जाने के इससे क्या आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ थोड़ी हो जाएगी? मैं और उनके बारे में ये भी कह रहे हैं, जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तब देश के हालात कितनी दुर्दशा थी, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने सोच बताया था। समस्या तो वही है ना कि मतलब कुल मिला के ये कह लीजिए कि परेशानियों की जो पोटली है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पे डालता है और विपक्ष सत्ता पक्ष पे डालता है। कुल मिला के राजनीति होती है, हल कोई निकल कर नहीं आता। जया शरण जी कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारा रेवेन्यू है क्रूड ऑयल से, वो एक्साइज, कस्टम्स और इन सबों के तौर पे, एजुकेशन टैक्स के तौर पे वो लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है जी। तो इसलिए चिदम्बरम साहब ने उसको अपोज किया है। उनको तो ये दिखा कि उनकी बूटी से सब कुछ चली जाएगी अगर बंद हो जाएगा तो। लेकिन अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें $25 बिलियन केवल पेट्रोलियम इंडस्ट्री से बचाना है, तब हमारी इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ेगी। और जो ये मोइली साहब 8 से 8 बंद करने की बात कर रहे थे, इसमें इनका ये सोच था कि कम से कम हम $22 मिलियन की सेव कर पाएंगे। तो ये कितना बड़ा अमाउंट था, इसको सेव करना इस देश के लिए अभी जो रुपए का हाल है उसमें बहुत जरूरी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री अगर इस बात को कहते हैं तो फिर इसको पीएमओ से खारिज भी कर। देखिए, अब किस सोच से चिदम्बरम जी किस सोच से मना किए मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मोइली जी का जो स्टैंड था बहुत ठीक था और बहुत सही डायरेक्शन में था। क्योंकि पेट्रोलियम हमारा जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं या फॉरेन रिजर्व्स हैं, एफडीआई के जो फंड्स हैं, उसका सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स जो वापस जाता है यहाँ से डॉलर के तौर पे, वो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए जी। तो उसको बचाना बहुत ही जरूरी है। अवनी रॉय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनी जी क्या कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, या उसका कहीं ना कहीं जो अब स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे आता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए क्या महज इस तरह की अब जो पॉलिसी है वो लाई जाएंगी तभी कुछ सुधार होगा? जब पेट्रोलियम मंत्री ने कोई भी सुझाव कहीं पर रखे, जैसे सत्यवेंद्र जी ने कह रहे हैं कि जनता की आवाज से की है, जनता की तो बहुत सारे आवाज है, बिल्कुल महंगाई के खिलाफ आवाज बिल्कुल एक बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। इस बात से बिल्कुल सहमति रखती हूं मैं भी, जाहिर तौर पर कि जनता तो फिर बहुत कुछ कह रही है, तो सिर्फ पेट्रोल का ही मुद्दा क्यों संसद में उठाया? जनता के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, उन्हें भी उठाना चाहिए। अगर इतनी अहमियत जनता की राय की लगती है तो फिर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जी। और दूसरी बात है कि पेट्रोलियम मंत्री जो है उन्होंने
हो सकता है कि जनता की आवाज से उन्होंने थोड़ा अपना लगा, लेकिन जब मंत्रिमंडल है, सबसे ऊपर जो है कि प्राइम मिनिस्टर है, तो उनसे सलाह करके ही कुछ सामने लाना था। क्यों ना ये अपनी तरफ से जब नहीं कर सकते हैं तो मंत्रिमंडल में इसको हो, कैबिनेट में बातें हो, फिर जाके इसको जनता के सामने या संसद के सामने लाना चाहिए। ऐसा बात करना कभी ठीक नहीं है संसद के लिए भी कि हमने छेड़ दी और उसी लेके हंगामा हो जाए, तो हंगामा होने के बाद फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? तभी जाके प्रधानमंत्री और सरकार जाहिर को तौर पर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हंगामा होगा तो फिर उस हंगामे की जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर वही घूम फिर के बात है, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है कोई ना कोई मुद्दा कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए बेहतर नहीं है। ये लगातार चर्चा का विषय है। चर्चा अपनी जारी रखें, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलो आते हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सदन में उस हंगामे की जिसकी वजह कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि ये मुद्दा अगर इतना बड़ा नहीं था तो फिर सदन में आना नहीं चाहिए था। कांग्रेस कहती है कि बेहद अहम मुद्दा था, एक राय थी और वो भी जनता की राय थी, हमने सदन में रखी लेकिन हंगामा हुआ। लगातार इस पर प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं इस चर्चा पे और हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ जो तमाम मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। JR शरण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस नेता सत्या बहन भी हमारे साथ में मौजूद हैं और शाम जाजू नेता बीजेपी भी हमारे साथ मौजूद है। अवनी राय RSP पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार चर्चा में। यहां अब प्रश्न श्याम जी मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार आप पर, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं सत्ता पक्ष की ओर से कि आप हंगामा करते हैं, सदन चलने नहीं देते, सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं, क्या आज भी आप इस बात को, हालांकि जाहिर तौर पर आप इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते आए हैं, लेकिन क्या किसी भी बात का हल केवल हंगामा ही है? अगर कोई प्रस्ताव आपको मंजूर नहीं है उस पर आराम से बैठकर बातचीत हो सकती है, पार्लियामेंट में सदन सबके लिए खुला है, तमाम आप अपनी प्रतिक्रियाएं रख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हंगामे की जरूरत तो कहीं शायद लगती नहीं है इतनी। आज तक ये सरकार की जो कार्य पद्धति है जी। और स्पीकर ने इस सदन को जिस प्रकार से चलाया है, उन्होंने इस प्रकार का सामंजस्यतापूर्ण वातावरण बनाना रूलिंग पार्टी का काम होता है। जो जो बातें कंसेंसस से तय होती है उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। विपक्ष के नेताओं से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर हॉल सुचारू रूप से चलाना यह उनका कौशल्य का पार्ट है, स्किल का पार्ट है। दुर्दैव से यूपीए की यह सरकार हमारा तो छोड़ दो, विपक्ष का कोऑर्डिनेशन छोड़ दो, अपने पार्टियों का भी कोऑर्डिनेशन करना नहीं जानती। ये एफडी अभी जो फूड सिक्योरिटी बिल लाया, इनको समर्थन देने वाली सभी पार्टियां विरोध कर रही है, पर वोटिंग में अलग रोल ले रही है और अपनी भूमिका अलग रख रही है। एफडीआई के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। आखिर विपक्ष को विपक्ष की भूमिका करनी पड़ेगी। और ये कह रहे कि जनता की राय है, चर्चा में लाया तो क्या हुआ? जनता की राय चर्चा में डायरेक्ट लाना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके पॉजिटिव निगेटिव मुद्दे, उसकी अपने सेक्रेटरी और बाकी सब अधिकारियों में चर्चा ना करके ये लाना, इसका मतलब आप क्या पोस्टमैन का काम कर रहे हैं क्या? आपको पहले सोचना नहीं चाहिए आप कौन सी बात रख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, व्यवहार में उसका सही रूप से फायदा है या नहीं है? अगर सही रूप से फायदा है तो हम समर्थन करेंगे।
हम तो विपक्ष में, जनता नहीं भेजा है हमें विपक्ष की भूमिका करने। विपक्ष यानी हर टाइम अपना शत्रु और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का उनसे तरीका, इस प्रकार से तो सदन चल नहीं सकता। ये जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं ये हमें मिल गई। जी 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 बिल्कुल श्याम जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें मिल गई। जया शरण जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर राजनीति को काफी वर्षों से आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं अहम भी कहे जा रहे हैं, लेकिन फिर ये भी होता है कि इस पर बहुत ज्यादा हंगामे की जरूरत नहीं है, बातचीत से हल निकल सकता है तमाम तरह की। क्या वाकई जो अब यही एक कहीं ना कहीं जो बातचीत का जो सिलसिला है, क्या वो हंगामे के साथ ही संभव हो पाएगा, या फिर ये आने वाले चुनावों का नतीजा, आने वाले चुनावों को देखते हुए इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तमाम आ रही है? क्या ये उलझन सी, क्या ये जंजाल सा है, ये जो कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत के दौरान देखा जाता है, इस पूरे हंगामे के दौरान देखा जाता है? क्या कहेंगे आप? क्या महज हंगामा ही अब हल रह गया है हर एक बात का? राजनीतिक वर्ग आजकल कैमरा पे अपना केंद्र रखे हुए है, और लोकसभा और राज्यसभा की टीवी आने के बाद तो और भी भयानक हो गया है, क्योंकि लोग कैमरा के लिए बोलते हैं और ये सोचते हैं कि दर्शक मेरा देख रहा है, 2014 में उसी का फल मुझे मिलना है, इसलिए लोग करते हैं। ये नहीं कि कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट वहां दिया जाए। अगर बीजेपी ने अपोज किया तो बीजेपी के पास आज क्या था वहां, या एनडीए के पास वहां कौन सी और दूसरी प्लान थी कि आप ये मत करें, 8 से 8 मत करें और ये करें। और मैं श्याम जावल से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी पेट्रोल पंप है पूरे देश में, मैं कह रहा हूं मोर देन 60% पेट्रोल पंप 8 से 8 बंद रहती हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में केवल, वो भी हर पेट्रोल पंप फुल नाइट नहीं रहता है, 24 घंटा नहीं चलता है, हर जगह पेट्रोल पंप बंद होती है। 10% 20% पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहते हैं। तो अगर सारे बंद कर दिए जाते तो ऐसा कौन सा बवाल मच रहा था? और सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल प्राइस जितना भी बढ़े, मैं तो कहता हूं सरकार को सीधे उठा के पेट्रोल प्राइस 100 रुपए कर देना चाहिए। जो आम आदमी है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न सरकार के होलसेल प्राइस इंडेक्स को, क्योंकि पेट्रोलियम का जो वहां वेटेज है वो केवल 1.09% है, बल्कि उससे ज्यादा कहीं हमारे डीजल प्राइस से फर्क पड़ता है। डीजल प्राइस का जो हमारा होलसेल इंडेक्स पे जो इफेक्ट पड़ता है वो 14.67% है। तो इसलिए पेट्रोल कौन यूज करता है? गाड़ी में कौन चलता है? बड़े लोग। लेट देम पे 100 रुपीज, क्या दिक्कत है भाई? लोग को पे करने दीजिए। लेकिन जया शरण जी, ये एक व्यक्तिगत राय है आपकी, जाहिर तौर पर कुछ उसमें हल भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता इसे सिरे से खारिज करेगी, क्योंकि आज अगर मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करें तो जाहिर तौर पर 4 व्हीलर नहीं तो 2 व्हीलर तो सभी के पास है, और पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल जो है वो आज की जरूरत बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यहाँ सत्य जी क्या कहेंगी आप? क्या जिस तरह से अगर तमाम जो पेट्रोल पंप जो हैं उनको बंद करने की जो मांग रखी, जो यहाँ पर बात रखी गई थी, कितना जायज आप उसे माने? क्या वाकई जरूरत है कि सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएं? क्योंकि यहाँ फिर आम जनता की और भी कई समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, इससे कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करेंगी। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे सरन साहब ने कहा वो सही बात है कि बहुत सारे आप इंटीरियर में चले जाइए, दूसरे स्टेट्स में भी चले जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ के बहुत सी जगह पर पेट्रोल पंप रात को वैसे भी बंद रहते हैं। सेकेंडली, दूसरी बात है ये कि ये जो हमारा जो उद्देश्य था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था, जनता को सुझाव दिया था कि जनता से आह्वान किया था कि जनता इसमें सहयोग करे कि पेट्रोलियम की खपत कम हो और सोने का लालच वो छोड़ दें, ताकि हमारी विदेशी मुद्रा हमारे पास उसका रहे। ये एक बहुत अच्छा लक्ष्य था जिसको लेकर विपक्ष तो हंगामा करने की आदत पड़ गई, जैसा मैंने पहले ही कहा। दूसरी बात, विपक्ष ने कभी भी, और खास तौर से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष की सही रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने हमेशा ऐसा व्यवहार किया, शत्रुपक्ष जैसा व्यवहार किया, विपक्ष जैसा व्यवहार नहीं किया, जिसके लिए इनको कोई सुझाव या कोई रचनात्मक सहयोग की बात हो वो इनको रखने चाहिए था, क्योंकि राष्ट्र हित के मुद्दों पर को इनको भी साथ रहना चाहिए था। वो ये नहीं रहना चाहते, ये हर चीज में हंगामा शुरू करके, चाहे वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। और हमारे देश की जो ये सही बात है। और ये देखिए, जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य है उसका मूल्य हमारी सरकार नहीं निर्धारित करती, इसका मूल्य ओपेक कंट्रीज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो निर्धारित करते हैं, वो ही तय करते हैं, और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इसका मूल्य तय होता है। इसलिए सरकार को इस बात का, इनको विपक्ष को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कि जहन में होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ श्याम जी क्या कहेंगे? अभी सत्य जी को आपने सुना, उनका कहना है कि जो दाम है वो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही एक तरह से किए जाते हैं, वहां पेट्रोलियम कंपनी पर सरकार का कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि पेट्रोल के दाम, या फिर इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कि पेट्रोल के दाम इतने कब बढ़ाने और कितने बढ़ने हैं। क्या कहेंगे आप?
जिस विषय को लेकर ये चर्चा शुरू हुई है, सरकार के ट्रेजरी में पैसा कम हो रहा है, सरकार का इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, हमें पैसा ज्यादा बाहर देना पड़ रहा है, हमारे रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। ये बेसिक सवालों पे कोई जा नहीं रहा। अगर इस देश की बाहर जाने वाला पैसा अगर बचाना है, वो बाहर जाने वाला रेवेन्यू देश में ही रखना है, तो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम हो, और उपयोग कम करने के लिए जो नैतिकता लगती है सरकार में, मुझे याद है 65 के युद्ध के टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश को आह्वान किया था, एक टाइम फास्ट करो, एक मंडे को फास्ट करो और चावल कम खाओ। लोगों ने माना, क्यों? उस प्रकार की लीडरशिप में वो आह्वान करने की नैतिकता थी। आज की सरकार ये क्यों नहीं करती कि हमारे सरकारी अफसर और सब सरकारी लोग और लोक प्रतिनिधि, एक दिन हम गाड़ियों का बाइकआउट करेंगे, उस दिन हम साइकिल का प्रयोग करेंगे, अपरिहार्य होगा तो गाड़ियों का उपयोग करेंगे। बात है, कितना बड़ा फायदा हो सकता है? ये करने की हिम्मत नहीं, इसको जो अल्टरनेट उपयोग करने चाहिए, बीच के प्रकल्प खड़े करने हैं, उसमें कोई ये सरकार कर नहीं रही। अपने परफॉर्मेंस के बारे में इनका रिपोर्ट एकदम नील है, और ये केवल 2 घंटे चलाना कि 4 घंटे चलाना, रात में रखना कि दिन में रखना, ऐसे हास्यास्पद चर्चाएं करके सरकार हास्यास्पद बन रही, मजाक का विषय बन रही है। जाजू जी, मैं आप बीच में आपसे कहूंगी, और आपको पहले तो मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के फैसले का जिक्र किया है। लेकिन और एक हफ्ते में जब हमें मालूम है कि PL 480 का अनाज आता था और घटिया तरह का अनाज था, उस समय हमारे पास खाद्यान्न संकट की बहुत हालत खराब थी। तो उन्होंने जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता था, एक हफ्ते के लिए उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एक दिन का हम इम्पोर्ट करते हैं, उसको एक दिन खुद भी अपने आचरण में लाए और उसको पूरे देश ने उनको बिल्कुल बिल्कुल वही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं सत्या जी। ये कहना चाहती हूँ कि आज की स्थिति में अगर ये कोई कहे तो आप सबसे ज्यादा हल्ला करेंगे कि लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। शान जी कितनी सहमति रखते हैं? आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे सत्या जी की बात से, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बंद होने चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है। भले ही प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस नेता सतपाल महाराज का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आपको। मैं समझता हूं कि रैशनिंग होती है तो नेचुरली लोग कम कंज्यूम करेंगे और कम यात्रा करेंगे,
और मैं समझता हूं कि इसके लिए विचार करना चाहिए, रैशनिंग के बारे में विचार करना चाहिए निश्चित रूप में, क्योंकि हम लोगों की पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा है और इसमें हमें कॉर्नाहॉल के बारे में, कौन से अल्कोहल होता है और इस प्रकार से और जो चीज़ें हैं जिनसे हम चला सकते हैं, तो इसके बारे में हमें सोचा जाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमारी कारें चल सकती हैं और इस समय मैं समझता हूँ वैकल्पिक जो रास्ते हैं, जैसे आपकी सोलर हो गई, आपकी बैटरीज हो गई, बैटरी से चलने वाली कार, हाइब्रिड कार्स जो हैं, इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो अभी आपने सुना सतपाल जी महाराज को, उनका कहना है कि इस बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं विकल्प तलाशने चाहिए। चर्चा लगातार हम अपनी जारी रखे हुए हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जे.आर. शरण, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सत्या बहन, हमारे साथ मौजूद हैं अवनी रॉय, आरएसपी पार्टी नेता, और श्याम जाजू बीजेपी नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। यहां जे.आर. शरण जी, अब आपसे जो प्रतिक्रिया है वो मैं लेना चाहूंगी, और उससे पहले अवनी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी कह रहा है और विपक्ष अपनी कह रहा है। सत्ता पक्ष कहता है कि हंगामा हुआ, बेवजह का हंगामा था, हम तो केवल जनता की राय रख रहे थे, लेकिन विपक्ष कहता है कि इन तमाम मुद्दों को भी रखना कहीं ना कहीं विपक्ष का कर्तव्य है, क्योंकि जो बातें हैं वो सिरे से जिस तरह से निकल के आ रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हल तलाशने की जो मुख्य भूमिका है वो विपक्ष की ओर से निभाई जाती है। क्या कहेंगे आप तमाम इस प्रतिक्रियाओं के बारे में? देखिए, हमारे जो तजुर्बा है पार्लियामेंट में रहने के कारण कि सरकार पक्ष क्या विषय लाएंगे, ये पहले से तय होती थी बैठकर, लेकिन अचानक कोई मंत्री या किसी ने किसी बहस को सामने लाया, जिस बहस को प्रधानमंत्री ने खुद ही खारिज कर दी, अब उसके बाद भी ये चर्चा हुई यहाँ पर, तो इसमें जो बातें आती है कि ये बात कैसे बाहर आई, प्रधानमंत्री के जो बोलने का था उन्होंने अपनी खारिज कर दी, फिर उनके मंत्री ने कैसे इसको सामने लेकर आया, ये सारे बातें हैं। दूसरी बातें हैं कि पेट्रोल पंप की बात जो है कि 8 बजे से 8 बजे तक बंद है। चरण जी कह रहे थे कि हमारे बहुत सारी जगह है जहां पर ये बंद रहता है, उनको मालूम नहीं है कि रात के टाइम हमारे ट्रकें चलती है 8 बजे के बाद, और वो चलने के टाइम उनके डीजल की आवश्यकता है। अगर पेट्रोल पंप बंद रहेगी तो फिर कैसे उनको मिलेगा? सवाल हमको सब साइड से देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, पेट्रोल बंद करना चाहते हैं या पेट्रोल इसमें ना दिया जाए, बाकी डीजल उजल चले, लेकिन आई पंप के बाद, पंप की बात आएगी तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, हम ही लोग जो यहाँ बहस कर रहे हैं बैठे बैठे, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री ने और कुछ दूसरे ने भी इसको खारिज कर दी, तो ये बहस वाली बात इसको लेके ज्यादा नहीं आता है। आता है पेट्रोल की दाम बढ़ती क्यों, और पेट्रोल जो अभी फिलहाल जो है कई दिनों से दिखाई दे रहा है कि जब से हमने इसको डिकंट्रोल कर दी और तभी से पेट्रोल के पैसा हर 2 महीना 3 महीने के बाद बढ़ते रहे, तो इसमें जो है कि वहां के यहाँ के बाहर से हम लाते हैं, उसके प्राइस जो है जनता के सामने रखना चाहिए, बाहर बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है। दूसरी बात, डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू से हम लेते हैं, डॉलर की वैल्यू रुपये से जो है अभी इतनी फर्क हो गई कि हमको उसमें भी खर्चा है। पूरे चीज को देखभाल करनी चाहिए कि और हम इसको कैसे जनता को संतुष्ट रखे, जनता के सामने ये चीजें बढ़ जाएगी तो हमारी चीज लाने में टाइम, कुल मिला के बिगड़ती जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए हर चीज जो है सरकार को वही बात को चर्चा करके विषय लाना चाहिए जिसमें बहस कम हो, लेकिन कोई ठोस कदम निकले जिससे देश की, क्योंकि विपक्ष भी यही चाहेगा कि कोई हल हो तो फिर ऐसा हो कि आम जनता के लिए फायदे वाली बात हो, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो मूलनेस है वो यहाँ पर नजर आए। जे.आर. शरण जी, क्या कहेंगे आप? क्या महज एक विकल्प के तौर पर ही पूरी राय को रखा गया है, या फिर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ये मालूम था कि अब इस पूरे मामले को रखा जाएगा, अगर विपक्ष की रजामंदी होगी, हालांकि उसकी संभावनाएं कम होती है, किसी भी मुद्दे को ले लीजिए उसकी संभावनाएं ना के बराबर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पता विपक्ष उस पर सहमति बना ले तो शायद एक ये विकल्प के तौर पर ये जो फैसला है वो कारगर साबित हो जाए, नहीं तो फिर एक बार हंगामा जो कि लगातार फिर सत्ता पक्ष कह देगा कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो आज का राजनीतिक वर्ग है वो आम आदमी के बारे में सोचता ही नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ी बात है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्टर तीनों ये कह रहे हैं कि हमारी ऑयल कंपनीज ब्लीड कर रही हैं। ब्लीड यानी आप लॉस में हैं, ऐसा नहीं है, तथ्य मेरे सामने हैं। इंडियन ऑयल ने 2013 मार्च में 3,955 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। भारत पेट्रोलियम ने 1,311 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 911 करोड़, ओएनजीसी 2,092 करोड़
ऑयल इंडिया 3,589 करोड़, गेल 4,022 करोड़, और गेल की आज शेयर प्राइस 302 रुपए थी, अपने एक हाईएस्ट पे थी। तो जो कंपनी लॉस में रहेगा उसका कहीं शेयर हाई पे रहेगा या लो पे रहेगा, एक चीज। और हमारी जितनी भी डिमांड है पेट्रोलियम की 80% हम इंपोर्ट करते हैं। आज के तारीख में जो पेट्रोलियम का प्राइस था वो भी इंटरनेशनल मार्केट में डिक्लाइन किया है 101.7 डॉलर, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे यहाँ तो लोग रो रहे हैं कि प्राइस हाइक प्राइस हाइक प्राइस हाइक, हम ब्लीड कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार कहां से बोल रही है और कहां से तथ्य आते हैं, मेरे समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि एक तरफ आप स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए आप फिगर्स जो दे रहे हैं वो तो कुछ और दिखते हैं, और इधर आप रो रहे हैं कि हमारी ब्लीडिंग है। उसमें एक तथ्य जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि ये ऑयल कंपनीज को सरकार बहुत सारा पैसा देती है इन द नेम ऑफ कि इनको हम जैसे टैक्सेस का या वो जो यूज करती हैं उसका जो पेमेंट सरकार से आता है वो डिले होता है, और उस पे इंटरेस्ट बर्डन इन कंपनियों को बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि सरकार वो पैसा इनको जल्दी दे, टाइमली दे, ताकि वो इंटरेस्ट बर्डन नहीं पड़े। जैसे मुझे जो फिगर्स पता है अराउंड 2000 करोड़ केवल इंटरेस्ट इस बार इंडियन ऑयल को देना है, और वो जस्ट ड्यू टू सरकारी पैसा डिले होने के कारण है। तो ये कौन सा, ये आप एक सरकार को ये कर रहे हो। सत्य जी, क्या वाकई मतलब कुछ अब इस तरह से हालत हो गई है देश की अर्थव्यवस्था की कि यहाँ इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाता और खामियाजा फिर वही घूम फिर के आम जनता की ओर आता है कि वाकई मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि इस तरह से अब होने लगे हैं, इस तरह से कदम उठे? देखिए ऐसा है, अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से थोड़ा अर्थव्यवस्था चिंतनीय तो है ही, ये तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया, लेकिन ऐसी नहीं है। सन 91 में जो अर्थव्यवस्था थी हमारे पास, एक हफ्ते तक का जो हमारी विदेशी मुद्रा थी हमारे देश चलाने के लिए वो भी नहीं थी, सोना सारा गिरवी रखा हुआ था। वैसी स्थिति नहीं है, सब स्थिति संभल सकती है और संभलने की अभी। लेकिन सत्य जी, महज ये कह देने से कि 1991 की स्थिति नहीं है वैसा सब अभी दोबारा से नहीं होगा, क्या ये महज कह देने से अर्थव्यवस्था सही हो जाती है? नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब दूसरा भी है कि ये जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है यहाँ भी, पार्लियामेंट में भी, और विपक्ष हंगामा भी कर रहा है और सरकार को चिंता भी है और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो सही कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठ रहा है। पिछले 2 साल से जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार ऐसा नहीं है कि देश में, हमारे देश की हालत इस तरह की हो, दूसरे देशों की भी हालत, जो विकासशील देश हैं उनकी हालत भी हमसे अच्छी नहीं है, उनकी भी खराबी है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हंगामा बजाय इसके कोई रचनात्मक सहयोग और। लेकिन ऐसे कैसे संभव है सत्या जी कि हमारे घर में आग लगी है और हम कह रहे हैं पड़ोसी के घर में भी लगी है, तो इससे हमारे घर की आग तो नहीं बुझेगी? पड़ोसी घर में आग नहीं लगी है, देशों की आप बात कर रहे हैं। नहीं, पड़ोसी घर में आग नहीं लगी है। नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी डॉलर की इतनी डिवेल्यूएशन हुई है, केवल इंडिया में हुई है। एक चीज यहाँ है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं बहस करने के लिए, सरकार पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। हमेशा सरकार पक्ष में कांग्रेस नहीं है, हमेशा विपक्ष में दूसरा नहीं है, ये भी कभी कभी होते हैं। तो विपक्ष के काम अगर रचनात्मक नहीं होता है तो उस टाइम भी हमने देखा है। सवाल वहां नहीं है, सवाल ये है कि हम विपक्ष के सामने कौन सी सवाल को सामने रखें, कौन विषय चर्चा आपके लाए जिसमें हंगामा कम हो, सदन ठीक से चले। और सदन में क्यों ऐसी ऐसी बातें आती है जो विपक्ष हंगामा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? कहीं ना कहीं तो हमको रोकना है ना। हम दुनिया के सामने, जैसा आप कह रहे हैं कि टीवी की बात, तो टीवी के जरिए से हमारे पूरे सदन की कार्रवाई दुनिया के सामने जाती है, तो हम तो इसमें शर्माते हैं कि हमारे देश की ये सब सांसदों की छवि है कहीं ना कहीं वो भी खराब हो रही है, इसीलिए हमें अच्छी ढंग से देश की जनता को ये करने के लिए करना चाहिए। जैसा आपके खाद्य सुरक्षा बिल बनी, बनने के साथ दूसरे दिन ही पेपर में आया अब कोई भूखा नहीं रहेगा, तो इसके क्या मतलब होता है कि हमारे देश 70 साल भूखा पड़ा हुआ है? तो ये सरकार की जो ये बड़ी खराब चीज है, हमें देख के चलना चाहिए। सरकार पक्ष को भी और विपक्ष को भी इसी की चर्चा में ऐसा करके भाग ले ताकि संसद की गौरव, संसद की मर्यादा ठीक जगह हो और सांसद की व्यवहार के ऊपर कोई ये न टिप्पणी करे कि सांसद बन के गया वहां गाली गलौज और हाथापाई करते हैं, ये झगड़ा करते हैं, सांसद बनते हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो अब परिस्थितियां हैं वो बेहद ही अजीबोगरीब होती जा रही है, ना भाषा पर संयम है और ना ही जो तमाम जो हंगामा देखा जाता है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। फिलहाल यहाँ हम बात करें जो पेट्रोल पंप बंद रखने की यहाँ पर बात है, कितना जरूरी यहाँ सत्य जी आपसे समझना चाहूंगी, कितना जरूरत थी ये पेट्रोल पंप बंद करने का जो सुझाव देने की, क्या वाकई इससे कितना फायदा था? आपसे समझना चाहूंगी इसके पीछे क्या मंशा थी? देखिए पेट्रोल पंप जो है
बंद करने का कोई फैसला नहीं था। जो इधर से सुझाव आते थे, और वैकल्पिक सुझाव आना लोकतंत्र में कोई बुरा नहीं है, सुझाव आते हैं, लेकिन फैसला आखिरी जो होता है ना उस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि ये हमारी जो विपक्ष है और विशेष तौर से एनडीए ने जो पिछले दिनों, तो जैसे अभी हमारे अमनी राय ने बहुत अच्छी बात कही कि सुझाव सुनना चाहिए विपक्ष का भी, लेकिन विपक्ष में कभी सुनाने की बात ही नहीं की। देखिए, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम होता है जहां पर अपनी बात सत्ता पक्ष और विपक्ष करता है, और सत्ता पक्ष को मजबूर करता है विपक्ष अगर अपनी बात सदन में रख के मजबूती के साथ और अपनी पूरी आत्मविचार के साथ। लेकिन इन्होंने तो 3 सत्र में कोई काम नहीं कर दिया, पूरा क्वेश्चन आवर तक नहीं होने दिया। तो ये रचनात्मक सहयोग करें तब ना। लेकिन सत्या जी, इसमें इसके पीछे मुद्दे भी तो कई अहम हैं, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जाहिर तौर पर मुद्दे हैं, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि विपक्ष अगर हंगामा करता है तो उसके पीछे कोई वजह ही नहीं होती है। वजह कई है, मुद्दे कई हैं। जाजू जी क्या कहेंगे? सवाल रचनात्मक विपक्ष का अगर है तो मैं परसों की 3 दिन पहले की घटना पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सभी सत्ताधारी पक्ष ने एक विपक्ष की सुषमा जी ने रखे हुए अमेंडमेंट पे पॉजिटिव वोट कर दिया था और संसद बड़ी संकट में आ गई थी, धर्म संकट खड़ा हो गया था। वहां बड़ा मन कर कि ये सब लोगों की टेक्निकल गलती हुई है, उसको हम अलाउड करते हैं, उसको वापस रीवोट करो। अगर केओस ही करना होता तो नहीं, हमने ये पीछे लेते, गलती आपने की आप सुधारो, ऐसा हम कर सकते थे। और जब जब भी इस सदन में इस प्रकार की जो हमने भूमिका की उसका बाद में जाकर आपने इंप्लीमेंट किया है। अगर हमारी गलती थी, हमने बात अगर जिनाई नहीं रखी थी तो आपने क्यों क्रियान्वयन किया? एक सेशन हमने बंद किया, अश्विनी जी का इस्तीफा लो, रेल मंत्री का इस्तीफा लो, आपने नहीं लेने दिया, और उसके बाद आपने इस्तीफे लिए। वो कैसे ले लिया आपने? हमारे कहने से ही लिए, पर सदन बंद पड़ने के बाद लिए। एक सदन हमने बंद किया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करो, आपने नहीं किया, और सदन पूरा डिसॉल्व होने के बाद आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया। ये कौन सा थॉट है? कमलनाथ ने खुद परसों जब कंस्ट्रक्टिव विरोधी विपक्ष का हमने जब रोल किया तो हमारा धन्यवाद किया है कि आपने क्योस नहीं होने दिया, जो हमारी गलती हुई उसको संभाल लिया। ये तो संभालना हमारा काम है। सवाल इस प्रकार का सदन चलाने के लिए जो होमवर्क लगता है वो नहीं है। हमारी सत्या बहन जी कह रही है कि हमारे हाथ में ऐसी आर्थिक स्थिति आई थी। चिदंबरम अर्थ मंत्री होते हुए 2004 का पहला बजट रखते हुए उन्होंने कहा था कि देश के हालात बहुत ठीक है, हमारी पेमेंट की पोजीशन बहुत ठीक है। तब से करंट अकाउंट डेफिसिट आज 9 साल में लगातार हर टाइम डेफिसिट बढ़ते जा रहा है। एनडीए के टाइम फर्स्ट टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस हुआ था, 78 में एक बार हुआ था, उसके बाद अब हुआ है हमारे कार्यकाल में एक बार। हर टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, महंगाई निर्देशांक बढ़ रहा है, जीडीपी घटता जा रहा है, विकास दर कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है। ये सब बातें क्या कह रही है? रुपए का अवमूल्यन यूपीए ने हमारे एनडीए के टाइम 45 रुपए के ऊपर हमें जाने नहीं दिया, आज आपके कंट्रोल में नहीं रह रहा है। और हमारे एक सहयोगी मित्र ने अभी जब कहा कि ये साथ वाले नेपाल है, श्रीलंका है, सभी देशों ने इसको कंट्रोल में रखा है। वो छोटे छोटे देश कंट्रोल रख सकते हैं, बांग्लादेश ने कंट्रोल में रखा है, और हमारे देश को अर्थमंत्री बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही है। बड़ा सवाल यहाँ कांग्रेस के सामने अब इस वक्त है, क्या कहेंगी सत्या जी? देखिए, ऐसा है, इन्होंने अभी छोटे देशों की जो बात तुलना की है, लेकिन उनके हालात और उनके विकास के रास्ते में जो इतना परेशानियां नहीं आती, ना उनके सामने कोई इतना बड़ा लक्ष्य है जितना हमारे देश के सामने जो लक्ष्य है। दूसरी बात, जो राजकोषीय घाटा की पूर्ति करने के लिए सभी सरकारें, कोई भी सरकारें हों, वो तो प्रयास करती ही है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रयास करती ही है। दूसरी बात, जो भुगतान संतुलन की बात है, वो भी सरकारें प्रयासरत रहती हैं। तो हमारे जो पहले वित्त मंत्री थे, यही हमारे मनमोहन सिंह जी पहले वित्त मंत्री थे, तब देश के हालात को सुधारा था, लेकिन अब नाकाम हो रहे हैं। अब दूसरी बात, हमारे क्यों नाकाम है, ये भी सवाल है सत्या जी। कुछ अगर आप दोबारा से घूम के 1991 पे पहुंच रहे हैं, जहां पर से जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को उबारने का सहरा बंधा था देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, उस वक्त वित्त मंत्री थे, लेकिन वही मनमोहन सिंह अब आज कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं, तमाम नीतियां विफल साबित हो रही हैं। या पी चिदंबरम की भी बात करते हैं, उनकी भी नीतियां विफल साबित हो रही हैं, कोई हल जो है वो नहीं निकल पा रहा। जया शरण जी क्या कहेंगे? यहाँ हालांकि चर्चा का विषय हमारा लगातार पेट्रोल पंप की टाइमिंग को लेकर है, लेकिन मुद्दे कई यहाँ पर उसी के साथ जुड़े हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था सबसे अहम मुद्दा है, जिसको कहीं ना कहीं जहन में रखकर ये जो विचार, ये जो सुझाव है वो सत्ता पक्ष की ओर से रखा गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार
अगर जो चाहे वो कर सकती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू ही कहा था कि अभी जो डॉलर का डिवैल्यूएशन आप देख रहे हैं, ये सोनिया गांधी ने आई थिंक जब इंदिरा गांधी जनवरी 1966 में प्राइम मिनिस्टर पहली बार बनी थी, उन्होंने भी पहली बार डॉलर को इंडिपेंडेंस के बाद डिवैल्यूएट किया था और इसी तरह 4 रुपए से सीधे 7 रुपए पे आया था। यानी कि परसेंटेज आप देखिए ऑलमोस्ट 70-80% डिवैल्यूएशन हुई थी रुपी। वही आज हुआ है। आपको 45 रुपए पे दिया गया था, आपने उसको 68 रुपीज पे लाया है। और इसमें क्या फायदे होते हैं? उस समय अमेरिका, मजबूरी हमारी ये थी कि अमेरिका से हमें गेहूं लेना था, इंदिरा गांधी को माननी पड़ी थी बात अमेरिका की, और इसलिए हुआ था। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है, ये सरकार एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ चंद मिनिस्टर्स हैं जिनके अंदर डिस्कशन होता है और जनता को या बाकी लोगों को पता ही नहीं, जनता को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आखिर सरकार की ओर से क्या कदम हो रही है, आम जनता को पता ही नहीं चलता है और कहीं ना कहीं जनता अब इन सवालों के जवाब जानना चाहती है। सत्य जी क्या कहें? अवनी जी, आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे कि वाकई मतलब जो विफलताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, हल निकालने की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन वो क्या हल निकालने जा रही हैं उसकी पारदर्शिता कहीं पर भी नहीं है। कहीं ना कहीं आज देश की जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या वाकई जो सरकार है वो हर मामले में, हर क्षेत्र में असफल साबित हो रही है, कुछ नहीं कर सकती आम जनता के लिए, और आम जनता को जो परेशानियां जो जिससे वो जूझ रही है, दो चार हो रही है, वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हालात यही कह रहे हैं। 1991 में आज की जो प्रधानमंत्री है तब वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री होने के टाइम उस टाइम नई आर्थिक नीतियां उन्होंने अपनाई थी पूरे देश को देख के, और इसमें कहा था कि इसमें देश की भलाई होगी। लेकिन वही वित्त मंत्री जब प्रधानमंत्री बन गए और इस तरह करके दिखाई दे रहा है कि उसमें कहीं पर उतनी जो कह रहे थे कि हमारे इसमें सुविधाएं आएगी, अर्थनीति में हालत चेंज हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं है और विफलता की ओर बढ़ ही रहे और हम परेशान में हैं। ये है सबसे आर्थिक व्यवस्था की। दूसरी बात देखिए कि प्रधानमंत्री जब वित्त मंत्री थे उस टाइम भी कुछ बहस हुई थी, उस टाइम भी विपक्ष ने बहुत सारे बातें रखा था। अब की जो है कि अभी देखिए कि चिदम्बरम जी कभी प्रणब बाबू को कह रहे हैं और प्रणब बाबू कभी चिदम्बरम को कह रहे हैं। ये जो अपने अंदर भी दोनों वित्त मंत्री के अंदर भी हो रहा है, ये पतन इसके लिए हुआ है, ये हमारे कमजोरियां हैं, ये सारे जो बात आ रही है, क्या ये बातें अगर विपक्ष ने कह दिया, ये जनता ने पूछा, है वो भी कहीं ना कहीं नहीं बन रहा है। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में थोड़ा सा हस्तक्षेप किया, तब जाके थोड़ा सा जो शेयर मार्केट है उसमें भी उछाल देखा गया, रुपए में थोड़ा सा उछाल देखा गया। विपक्ष के ऊपर बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि मीडिया भी, आप लोग के भी जो चर्चा यहाँ होती है, जैसा 2G की लेके चर्चा हुई, जैसा कोलगेट पर आपने चर्चा की, जनता को सामने पूरे घटना को लाए, यही अगर विपक्ष ने सदन के अंदर लाया तो हंगामा हुई। और सरकार पक्ष की जो सदन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो क्या करते हैं, वो तब इसमें ऐसा ललका देते हैं ताकि संसद बंद हो जाए। वो कहते हैं कि जो विपक्ष है वो सदन नहीं चलने दे रहा, उल्टा हो जाता, सदन नहीं चला। सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, खास करके सरकार की है। क्यों ना सरकार को जवाब देना, कोलगेट मामले में जवाब देना, हमारे पैसा नहीं। एक चीज सबसे बड़ी चीज जो है कि हम कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और हम देख रहे हैं कि हमारी पैसा रहते हुए भी चोरी हो जा रहा है या कहीं चले जा रहा है। इसकी तो कम से कम हम देखें कि जनता के फेवर में, देश की फेवर में जो पैसा कहीं पर लगी है तो उसको हम कैसे वापस लाए, जो पैसा बाहर है उसको हम कैसे वापस बिल्कुल बिल्कुल ठोस कदम, कारगर कदम उठने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा रही है उसमें कहीं ना कहीं अब सुधार होना बेहद जरूरी है। और ये अर्थव्यवस्था आज से नहीं चरमरा रही है, पिछले 2 साल से स्थितियां जो है वो काफी विपरीत दिशा की ओर जा रही है और कहीं ना कहीं कदम तब से ही उठ जाने चाहिए थे। लेकिन आज जनता के बीच में जवाब देना पड़ रहा है, जब विपक्ष को जवाब देना पड़ रहा है तो जवाब नहीं है और ये कह दिया जाता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। जी हर्षवर्धन जी। देखिए गीतान जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2 साल से नहीं है, ये यूपीए 2 का शुरुआत से ही चरमराना शुरू हो गया था, लेकिन ये 2 साल में आके दिखार हो गया, लोगों के जनता के सामने पता चल गया। 1947 के बाद अगर 2005 से 2001 से लेके और आगे का बात करें तो उसमें जो ग्रोथ रेट है उसमें काफी इंप्रूवमेंट नहीं उस वक्त हुई थी। 2009 के बाद ही आप हमेशा देख लीजिए, प्रणब दा जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे उन्होंने बार बार यही कहा था कि हमें मूल्य अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं, प्राइसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, अभी महंगाई रुक जाएगी, अभी हम ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चिदम्बरम बने, वो भी कहते रह गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कहीं भी कंट्रोल करने का आपने कहा हम एफडीआई लाएंगे, रिटेल में भी एफडीआई लाएंगे, वॉलमार्ट आ जाएगी, हमें इतना पैसा मिल जाएगा, हमारे पीएसयूज के शेयर बिकेंगे, इतने पैसे आएंगे, सब सपने दिखा दिए, डे ड्रीमिंग करवा दिए पब्लिक को बस। और हुआ क्या?
आपके यहाँ घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं रोज। जाहिर तौर पर यहाँ ड्रीमिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना घोटाले का अमाउंट है, पर बैठकर बात जितना करनी अभी होगी। तक घोटाले का अमाउंट है, उतना अगर इस देश में आज पैसा होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। जाहिर तौर पर जो स्विस बैंक में पैसे रखे गए हैं वो इस देश में वापस आ जाए तो भी अर्थव्यवस्था सुधर जाए। जाहिर तौर पर, और जिसके लिए लगातार जो फजीहत है वो सरकार की हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं है। श्याम जी, और कई ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, जो विपक्ष की भूमिका होती है वो भी काफी अहम होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो नीतियां गलत होती हैं उनको कहीं ना कहीं सही दिशा की ओर ले जाना भी विपक्ष का काम होता है। लेकिन क्या वाकई मतलब जो हंगामा, जिस तरह का आप पर हमेशा आपकी पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि आप हंगामा करते हैं, जो सदन की कार्यवाही है उसको ढंग से होने नहीं देते हैं, क्या वाकई ऐसा है, या फिर जो अहम मुद्दे जो आप उठाते हैं वो वाकई इतने अहम होते हैं? और अगर पेट्रोल पंप के यहां बंद होने की बात करें, जो आज मुद्दा आपने संसद में उठाया और जिस पर हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही बाधित हुई, क्या वाकई इतना हंगामा वहां पर बेहद जरूरी था? ऐसा है, देश में अन्ना हजारे जी की जी बड़ी मूवमेंट इस देश के करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि उसका श्रेय हमारा है। सीएजी के ये सब घोटालों के लिए हम अगर पार्लियामेंट में, हम अपना सदन में अपना रोल नहीं करते तो ये सब बातों की चर्चा ही नहीं होती। ये हजारों करोड़ों रुपए के जो घोटाले हैं ये जनता के सामने लाने का काम तो विपक्ष ने किया। सीएजी के सब घोटाले हमने लाए, पार्लियामेंट के सदन पे आने के बाद वो मीडिया में आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको उछाला, प्रिंट मीडिया ने उछाला, फिर जनता में गए और ऐसे इस प्रकार का आंदोलन खड़ा रहा। इस देश का आदमी एकदम ये हो गया कि यार इतने बड़े घोटाले करने वाली सरकार ये महंगाई कैसे काबू में लाएगी, ये देश की अर्थव्यवस्था कैसे कंट्रोल कर सकती है। ये सब बातें तो इसलिए विपक्ष को हर टाइम इस प्रकार का दोषारोपण कर कटघरे में खड़ा करना और उस पर सब दोष मढ़ना, ये कोई ठीक बात नहीं है। ये देश की जनता भी जानती है। हम कंस्ट्रक्टिव, अच्छा हम केवल विपक्ष का काम करते तो समझ सकते थे। देश में 10-10 राज्यों में हमने भी सरकार चलाई है, हमने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, हमने भी विपक्ष का रोल आज तक नहीं पहले से करते आए हैं। तो कैसे करना, सदन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे सदस्यों ने वैसे कहा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में हम बड़े अलर्ट रहते हैं। उसके लिए हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। पर सवाल यह है ना कि ये सब बातों पे ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इनके पास रास्ता नहीं है। परसों चिदंबरम जी बोलते समय अपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने पूर्व अर्थ मंत्री प्रणव दा पर दोषारोपण कर रहे हैं, जो आज राष्ट्रपति बन के बैठे हैं। तो अब आपके ही तो थे वो, उन पर अभी दोषारोपण करके क्या होगा? आपके पास कुछ रास्ता है या नहीं है? जाहिर तौर पर अगर विपक्ष पर भी दोषारोपण हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अब सही कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं यहाँ उचित भी नहीं है और रह भी नहीं गया है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं और इशारा कर रही है। अब जी क्या कहेंगे आप? अभी देखिए सामने चुनाव आ रहा है, दोनों सभी राजनीतिक दल अपने अपने फायदा के लिए बहुत सारे चीज सामने लाएंगे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप की बात चलेगी। जी जी। लेकिन यही विपक्ष के जो है कभी गले लग जाते हैं और बिल पास हो जाती है। बजट के टाइम जो है चर्चा हुई नहीं थी, लेकिन बजट पास हो गई। तो इसके मतलब जो है विपक्ष का क्या रोल लेगा और वो रोल में कैसी होगी, देश की कितनी भलाई होगी। मेरे कहने के मतलब ये है कि आज के राजनीतिक दल चुनाव को देख के जितना देखते हैं, अपने पार्टी को बचा के लेने के लिए जितना करते हैं, उससे बहुत ही कम देश के लिए, देश की नाम से बैठकर, जनता के नाम से बैठकर देश और जनता दोनों को उपेक्षा करते हैं। जब तक ये मन में राजनीतिक दलों की मन में वो नहीं आएगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहाँ बेहद जरूरत है। आम जनता के लिए, आम जनता की मानसिकता की परिवर्तन नहीं होगी, बढ़ती परेशानी को देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो होनी बेहद जरूरी है, तभी कोई हल निकलेगा। सत्या जी, समय जो है अब कम रह गया है, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि देखिए ऐसा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कही तो मैं समझती हूँ कांग्रेस से ज्यादा किसी में भी इच्छा शक्ति का इतना ज्यादा भावना नहीं है। कांग्रेस ने जैसे आरटीआई लाए, हमने हमेशा पारदर्शिता के साथ काम किया, और जहां तक भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले इस तरह, लेकिन आरटीआई में तमाम राजनीतिक दल जो है उससे ये भी, इसमें भी आपकी जो मर्जी है, आपकी जो मर्जी भी शामिल थी। देखिए लाए तो लेकिन फिर राजनीतिक दल भी बहुत भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा और बहुत सारी बातें सामने आती हैं। ये
पारदर्शिता के कारण। मैं जाजू जी ने जो अभी सवाल उठाया था, मैं आधा मिनट में उसको खत्म करना चाहती हूँ कि जाजू जी ने जो घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की बात की है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के आरोप बिल्कुल आपको लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप याद करिए, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम बिल्कुल जय शरण जी, बहुत कम समय है। दूसरी बात सत्य जी, जिसको आप इतना बड़ा बना रहे हैं, जिसको लिए बहुत महिमा मंडित कर रहे हैं, वो आदमी अपने एक राज्य में, आपके गुजरात में अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये आरोप प्रत्यारोप जो है बहुत टाइम से लगे। जय शरण जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है हमारे पास। सत्य जी, देखिए, मैं जो बार बार कहता हूं कि राजनीतिक वर्ग एक है और उसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो आरटीआई एक्ट में सामने दिखता है, एनए की तरह सामने आ गया कि आरटीआई एक्ट में सब एक हो गए हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट क्यों ना हो, बीजेपी क्यों ना हो। मैंने अभी जिक्र किया कि आरटीआई की आप बात करें, लेकिन आरटीआई के भीतर तमाम राजनीतिक दल आने के लिए राजी नहीं है। जहां उनका अपना आता है, सब एक हो जाते हैं, उस समय जनता का सब कुछ भूल जाते हैं। जहां अपनी बात दिख रही है। जी, क्या कहेंगे शाम जी, बहुत संक्षेप में? इस प्रकार की पारदर्शिता में हम कभी भी कंजूसी नहीं करते, उसके बिल्कुल हम समर्थन में हैं। सरकार को ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए। आरटीआई का आज का विषय नहीं, इसलिए हम उसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, पर इस प्रकार की घटनाएं सरकार के परफॉर्मेंस के कारण ये जनता पर आती है। आरटीआई का मुद्दे में जो बातें कहनी चाहिए वो ऑलरेडी हम अकाउंटेबल है इलेक्शन आयोग को, हम अकाउंटेबल है इनकम टैक्स को, इसलिए हम उसमें आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टी के न लाने के आरटीआई का विषय नहीं है, आरटीआई पर जिक्र नहीं है, लेकिन जिन बातों का जिक्र हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई जरूर है। जाहिर तौर पर शायद तभी ये आरटीआई का जिक्र भी हुआ, लेकिन तमाम बातों के बीच एक बात तो यहां पर साफ हो जाती है कि यहां तमाम जो अन्य अलग अलग राजनीतिक दल हैं, चाहे विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी है। तभी शायद जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था वो भी सही होगी और जनता के जो सवाल हैं उनको उसके उत्तर भी मिलेंगे और बिगड़ती जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब चर्चा में शामिल हुए इस पूरी चर्चा के लिए। और इसी के साथ प्राइम मिनट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कैसे इस देश में एक नया सवेरा आएगा, कैसे हल और मिट्टी के बीच एक नया रिश्ता बनेगा।